गाइज आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। और इंटीग्रल कैलकुलस में 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग 4 मेजर टॉपिक है जिसे कवर करने वाले हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा है आपका एरिया अंडर कर्व्स, और चौथा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में, है ना। इन चारों को हम लोग कवर करेंगे। आज से आगे कई लेक्चर्स में ये चारों टॉपिक्स जो है आपका कवर होगा, है ना। तो हम लोग आज जो है शुरू करते हैं मोस्ट बेसिक से। इंटीग्रेशन क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है बच्चा, है ना। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो डेरिवेटिव आया उसको फिर से आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको फंक्शन मिल जाता है जिसको पहले आपने डिफरेंशिएट किया था, है ना। तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहां लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है बच्चा, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां लेट कर लेते हैं, है ना। मान लिया कि स्मॉल एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, है ना। मान लिया कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है वो बड़ा वाला एफ एक्स का डेरिवेटिव है, सच दैट, इस प्रकार से मानते हैं हम इसको, सच दैट। देखिए, कौन सा डेरिवेटिव है, छोटा वाला जो एफ एक्स है वो बड़े वाले का क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहां पर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, है ना। आप देखिए, यहां पर डेरिवेटिव को रिवर्स कर दीजिए, है ना। तो यहां पर इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक सिंबल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करके हमने ये प्राप्त किया स्मॉल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स। अब जो है इस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, ये फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था ये मिल जाएगा आपको, है ना। या फिर इसी को हम ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इस प्रकार से लिखते हैं। यहां पर जो सी है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। क्या बोलते हैं, इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग अभी समझते हैं, पहले आप समझ लीजिए किसको क्या बोलते हैं, है ना। देखिए, ये जो आपका यहां पर बड़ा वाला एफ एक्स दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव, या इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव,
क्या बोलते हैं, ये बड़ा वाला जो एफ एक्स है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चा? अब देखिए, अब क्या बच गया, आपके पास बच गया एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? और dx को क्या बोलते हैं, dx को बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। समझ में आई बात? x को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और x के रिस्पेक्ट में यहां पर हमने इंटीग्रेट किया है, तो x क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये पूरा dx क्या हो गया, डिफरेंशियल, है ना। अब यहां पर जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये जो स्मॉल एफ एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्मॉल एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। क्लियर है? और ये जो सिंबल है जो हम लगाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। बात समझ में आई? तो हमने क्या कहा कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है ना। इसके लिए हमने स्मॉल एफ एक्स को मान लिया कि स्मॉल एफ एक्स जो है कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो हम लोग इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, है ना, इसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx कर देंगे, तो ये आपका एफ एक्स निकल जाएगा कैपिटल एफ एक्स, जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला था, है ना। अब यहां पर हमने कहा कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा जब हम लोग इसको इनवर्स करेंगे, है ना। या फिर इसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, जहां पर सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कैपिटल एफ एक्स है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। यहां पर जो x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये जो dx है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल, है ना। यहां पर जो स्मॉल एफ एक्स है आपका, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। और ये जो सिंबल जो हम लोग लगाते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चा? अब बात यहां पर है कि हमने यहां पर, है ना, इंटीग्रेशन के लिए दो फॉर्मूला यूज किया, है ना, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स dx इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, या फिर यहां पर हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स dx इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, है ना। यहां पर एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कराया, जिसको हमने कहा कि ये है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब ये कहां से आया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। देखिए, जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, तो जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है ना। तो वो चीज डेरिवेटिव में नहीं दिखता है कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट था या नहीं था, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो जो रिजल्ट है, जो डेरिवेटिव मिलता है, उस डेरिवेटिव में हमें कांस्टेंट का पता नहीं चलता है कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट था या नहीं था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद हमें वही फंक्शन मिलता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और मैंने कहा कि जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें कांस्टेंट भी हो तो हमें पता नहीं चलता है डिफरेंशिएशन के बाद कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट था या नहीं था, है ना। इस बात को अभी हम लोग समझ लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से, तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो पोर्शन आपको पता ही चल गया कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग 4 मेजर पोर्शन कवर करने वाले हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको अब मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं, और यहां पर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, है ना, कि फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव कैसा नजर आएगा और ना हो तो डेरिवेटिव कैसा नजर आएगा, है ना। तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्यों हम यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जरा, अगर मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लीजिए कि हमारे पास
एक फंक्शन है, या हम ऐसे समझें कि हम लोग cos x को डिफरेंशिएट, sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पर, तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है ना। यहां पर sin x के साथ कांस्टेंट है नहीं है ना। और फिर हम इसी को ऐसा करें, डेरिवेटिव ऑफ sin x और प्लस 5 ऐसा कर दें, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट होगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा sin x प्लस 5 का, वो हो जाएगा cos x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया, ये जो डेरिवेटिव आया आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद, इसको देखने से पता चलता है आपको कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट है या नहीं है, पता नहीं चलता है ना। इसीलिए इसी वजह से जब हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जो डेरिवेटिव आया जब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन के साथ हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जिस समय हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं उस समय जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में हमें कांस्टेंट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है ना। सो गाइस, अगर इसको हम लिखे यहाँ पर इनवर्स प्रोसेस लगा दें, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, sin x हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 5, देखेंगे ना। तो ये हमारा यहां पर जो ये आया 5, यही आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है? अब यहां से देखिए, यहां पर जो हमने इंटीग्रेट किया था, ये जो cos x को, दोनों ही केस में हम लोग cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन पहले केस में आपका sin x आया रिजल्ट, और दूसरे केस में आपका sin x प्लस 5 आया, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करने के बाद मतलब कौन सा कांस्टेंट है ना। इसलिए हमने एक जनरलाइज कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर c, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट ना भी हो या हो भी, तो भी डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट आपका सेम हो जाता है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। इसी वजह से डिफरेंशिएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन इसे प्रभावित हो जाता है ना। इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो आपका अफेक्टेड हो जाता है। इस वजह से हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है आपका इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात बच्चा कि क्यों हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक अलग से c को हम लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए, तो गाइज अब हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और इस फ्लो चार्ट से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एंटी डेरिवेटिव कौन सा है ना, डेरिवेटिव कौन सा है, किसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा, है ना, किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। तो समझिए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, एक फंक्शन ले लिया, है ना। फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। तब आपको मिलेगा डेरिवेटिव। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन। तो इनवर्स प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया। देख रहे हैं आप कि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर से उसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें फंक्शन मिल जाता है। ये आपका फ्लो चार्ट है, समझे ना। ये बेसिक आइडिया है बिहाइंड द इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। अब देखिए, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। बात समझ में आई। जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड, है ना। और देखिए, इंटीग्रेट करने के बाद,
है ना, जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एक एक चीज समझते चलिए। हमने क्या कहा कि जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रेशन के बाद जो हमें मिलता है वो हो गया एंटी डेरिवेटिव, या इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, है ना। क्लियर है? जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं वो हो गया इंटीग्रांड। इंटीग्रेशन के बाद जो हमें फंक्शन मिलता है वो हो गया आपका प्रिमिटिव, या उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो अब आपसे इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन होता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन ले लेते हैं, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। ये आपके पास एक क्वेश्चन है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कि अब एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या है कि आपको फंक्शन को निकालना है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और जो उसका डेरिवेटिव आता है उसी डेरिवेटिव को आप फिर से इंटीग्रेट करके फंक्शन प्राप्त करते हैं। समझे ना। तो आपसे जो पूछ रहा है इसमें कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब आपको फंक्शन निकालना है ना। और ये जो क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से दिया रहता है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शंस, है ना। इंस्पेक्शन के आधार पर cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है ना। अब cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि आपको ये सोचना है, यहां पर आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि किसका डेरिवेटिव cos x होता है ना। तो जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, है ना, वही क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आप जानते हैं कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। तो sin x क्या होगा? cos x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए, इसको हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। इसको लिखते हैं वी नो दैट, देखिएगा ध्यान से, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, है ना। हम लिखते हैं वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। क्लियर है बच्चा? और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x, लिखते हैं ना। तो देखिए यहां पर ये जो sin x है आपका, वो हो गया एंटी डेरिवेटिव, या इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव, है ना। और ये जो आपका cos x है ये आपका डेरिवेटिव है ना। बात समझ में आ रही है आपकी? ये जो sin x है आपका, वो आपका एंटी डेरिवेटिव है ना। इसी को हम लोगों को निकालना होता है ना। और ये जो डेरिवेटिव है जिसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। देखिए फ्लो चार्ट फिर से समझिए, यहां पर आपका फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? cos x हो गया ना। देखिए यहां पर हमने sin x का डेरिवेटिव निकाला था cos x, तो cos x क्या है? sin x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हो गया आपका cos x। अब इस cos x को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके cos x लाया था, इंटीग्रेट उसको फिर से इंटीग्रेट करने के बाद वही फंक्शन मिल जाता है ना। तो किसको डिफरेंशिएट करके cos x लाया था? तो sin x को डिफरेंशिएट करके cos x लाया था। तो sin x क्या हो गया आपका? एंटी डेरिवेटिव, और cos x क्या हो गया? आपका डेरिवेटिव। तो यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा? हियर, या ऐसे लिख देते हैं 10, डायरेक्टली लिख दीजिए 10 एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x will be sin x। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शंस, तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे
और ये फ्लो चार्ट जो है अपने दिमाग में जरूर रखेंगे, है ना। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत मदद करता है इंस्पेक्शंस के आधार पर एंटी डेरिवेटिव निकालने में, समझे ना। इसी प्रकार से हम लोग और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम लें, अगर आपसे पूछता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, है ना। आपको सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शंस के आधार पे निकालना है। तो आप जरा सोचिए कि ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ये किसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा आपको, है ना। तो आपको मालूम है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, है ना। सो गाइस यहां पर लिखेंगे वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan x विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, या इसको थोड़ा अरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x लिखते हैं ना। तो मैंने कहा कि ये जो tan x है ये क्या हो जाएगा आपका एंटी डेरिवेटिव, क्लियर है, ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स जो है ये आपका डेरिवेटिव हो गया, क्लियर है ना। अब इसको इस फ्लो चार्ट पर रखते हैं तो देखिए फंक्शन कौन सा हुआ, मतलब आपका एंटी डेरिवेटिव कौन सा हुआ tan x, और डेरिवेटिव कौन सा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स कहां होगा, डेरिवेटिव के पास, तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर क्या सोचना था कि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो किसको डिफरेंशिएट करके मिला बच्चा, तो tan x को डिफरेंशिएट किए हम तो सेक स्क्वायर मिला। तो देखिए फंक्शन हो गया tan x, है ना, tan x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या मिल गया tan x, तो जहां से चले थे वही मिल गया, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि आप जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फिर से आप उसी फंक्शन को निकालते हैं जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पता चल गया कि जो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है ये आपका डेरिवेटिव हो गया, और जो tan x हो गया आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं ना 10 एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विल बी tan x, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया इस केस में, है ना। तो ये दो क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया, ये दोनों क्वेश्चन कैसा था, अभी जो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि आपको इंस्पेक्शंस के आधार पर क्या एंटी डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना होता है ना। उसके लिए हमने आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बताया कि फंक्शन क्या है, जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव मिल जाता है, फिर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो पुनः उसी फंक्शन को आप प्राप्त करते हैं। तो जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं वही आपको निकालना होता है, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना होता है, और वही फंक्शन आपका एंटी डेरिवेटिव होता है ना। और जो डिफरेंशिएट करके आप डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना, उसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं, और इसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके पुनः उस फंक्शन को प्राप्त कर लिया जाता है ना। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का, है ना, मतलब इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और क्लियर हो जाए, है ना। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शंस के आधार पर निकालने के लिए हमने एक एग्जांपल और ले लिया है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के आधार पर ये जो तीन जो फंक्शंस हैं, है ना, इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना है ना। क्या करना है आपको, अभी हमने बताया कि जब भी आप किसी भी गिवन फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो गिवन फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है ना।
जब इतना आप सोच लेते हैं, है ना, कि ये जो गिवन फंक्शन है किसका डेरिवेटिव है, तो आप एंटी डेरिवेटिव तुरंत निकल जाता है आपका, है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग पहले वाले का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आपके पास गिवन कितना है, sin 2x। अब sin 2x के बारे में सोचिए कि किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको sin 2x मिलेगा, है ना। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा लिखें, we know that derivative of cos 2x को आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितना होता है, -2 sin 2x मिलता है। और इसी को हम लोग अगर रीअरेंज करें तो ऐसा लिख सकते हैं, और देखिए जरा कि sin 2x इज इक्वल टू, और ऐसा लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, और ये -2 इस तरफ आएगा तो भाग लग जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x, है ना। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। sin 2x को इधर ही रहने दिया, -2 को इस तरफ ला दिया, तो इधर हो जाएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x हो जाएगा ना। तो sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x। तो यहां पर देखिए sin 2x मिल गया, किसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिला, ये मिला आपका -1/2 cos 2x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin 2x मिलेगा, है ना। तो जिसको आप डिफरेंशिएट करके sin 2x निकाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है आपको, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चा। और ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव, है ना, ये आपका हो गया डेरिवेटिव। क्लियर है ना। तो हमें क्या मिला, है ना, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2x। क्लियर है। तो हम लिख देते हैं यहां पर 10 क्या, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विल बी क्या हो गया, -1/2 cos 2x। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आप किसी का भी बना सकते हैं। देखिए इसमें मैं सेकंड वाला बनाता हूं। सेकंड वाला ये पहला था आपका, है ना। अब देखिए सेकंड वाला, यहां क्या सोचना है आपको, किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, we know that derivative of ax plus b to the power q, है ना, ax plus b to the power q को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। x टू दी पावर n पर डिफरेंशिएट कर दिया तो ax प्लस b टू दी पावर q का हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। पावर एक घट जाएगा और पावर पहले मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया, है ना। और फिर ax को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब 3a इंटू x प्लस b टू दी होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो इस 3a को इस तरफ ला देंगे, है ना। तो जब इस 3a को आप इस तरफ लाएंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ax प्लस b टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/3a। ये इधर से 3a इस तरफ आएगा तो भाग लगेगा, 1/3a इंटू कितना, ax प्लस b टू दी होल क्यूब, है ना। तो अब क्या हो गया, 1/3a इंटू एक्स प्लस बी टू दी होल क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका ax प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने यही कहा था शुरू में कि जिसका भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है आपको यही सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव है ना। तो उसको आपको इंस्पेक्शन के आधार पे निकालना है। क्लियर है बच्चा। तो देखिए यहां पर जो आया, है ना, इसका डेरिवेटिव 1/3a इंटू एक्स प्लस बी का होल क्यूब का डेरिवेटिव है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो जिसका है ये डेरिवेटिव ax प्लस b का होल स्क्वायर, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव।
एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? और ये जो है आपका, ये तो डेरिवेटिव है आपका, है ना? क्लियर है? चलिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसी को हम लोग इंटीग्रांड भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव निकालना है इंस्पेक्शन के आधार पर। सो गाइस यहां लिख सकते हैं 10 क्या एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी होल स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा, 1/3a इंटू ax प्लस b टू दी होल क्यूब। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, ax प्लस b टू दी होल स्क्वायर का। क्लियर है? इसी प्रकार से थर्ड को आप बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपके पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये जितना भी क्वेश्चन है पांचों, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है एंटी डेरिवेटिव निकलना है, ठीक ना, बाय द इंस्पेक्शंस। क्लियर है? तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या है, और आपने जाना कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, और उसी के बिहाफ पर हम लोग एंटी डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर हमने बहुत सारा एग्जांपल्स किया। सो गाइज अब आपको बनाना है इस एग्जांपल्स में से एग्जांपल नंबर 3 को, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसके साथ एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है इंस्पेक्शंस के आधार पर। तो 5 क्वेश्चन ये हो गया और ये क्वेश्चन ये हो गया, 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है ना? तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। लिखिए जरा। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना? तो हम लिखते हैं इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं आप, है ना? हमारा टॉपिक क्या है बच्चा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना? आप देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या, इफ ए स्मॉल fx is the derivative of कैपिटल fx, हम जानते हैं कि अगर स्मॉल fx कैपिटल fx का डेरिवेटिव है तो देयरफॉर क्या हो जाता है, यहां पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx विल बी इक्वल टू स्मॉल fx लिखते हैं। एंड इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx dx विल बी इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c। हमने कहा ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको एक जो है ना एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बारे में अभी हमने अच्छी तरह से समझा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अब देखिए यहां पर ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहां पर जो रिजल्ट आएगा मतलब जो फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे, है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स हो जाएगा। यहाँ c का वैल्यू तो निश्चित नहीं है ना, 0 भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर c के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो आपका फंक्शन आएगा ये क्या होगा, सारे फंक्शन मिलकर फैमिली ऑफ कर्व्स बना देगा, है ना। और ये सारे कर्व्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड होते हैं, है ना। ये है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, समझ गए। तो देखिए कैसे, अब यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो लिख लीजिए हियर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल indefinite integral becomes
क्या हो जाएगा, अ फैमिली ऑफ कर्व्स, a family of curves and each of which is translated parallel to other, है ना। मैंने यही बात बोली आपको कि यहां पर c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो आपका फंक्शन मिलेगा वो डिफरेंट फंक्शन मिलेगा, और ये सारे फंक्शन मिलकर क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाएगा। और इस फैमिली ऑफ कर्व्स में से प्रत्येक कर्व जो है एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड होगा। समझ गए। अब देखिए यहां पर इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x, है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर fx को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx dx, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 2x dx, है ना। और यहां से 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ fx dx। बच्चों यहां पर अभी हमने आपको स्टैंडर्ड जो है फार्मूले नहीं बताए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। जब मैं फार्मूले बता दूंगा तो सारे फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो करेंगे इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx, और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, है ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके लिए x टू दी पावर n का केस लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर कितना है 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, देखिए उस फार्मूला की मदद से x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और प्लस c, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, है ना। ये किसका वैल्यू मिल गया, इंटीग्रल ऑफ fx dx का वैल्यू मिल गया, है ना। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, है ना। क्लियर है बच्चा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एट c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 पर आपको इसको अगर हम मान लेते हैं, मान लो कि ये वाला वैल्यू आपका y है, समझिए जरा, मान लिया कि ये जो वैल्यू है आपका y है, तो इसका वैल्यू c इज इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से c इज इक्वल टू एट c इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से c इज इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अगर मान लीजिए कि c इज इक्वल टू -1 रख दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये चौथा हो गया। इसी प्रकार से c इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये पांचवा हो गया। तो आप देख रहे हैं c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास क्या मिल रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है ना। और ये फैमिली ऑफ कर्व सब के सब पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है ना, अपवर्ड पैराबोला को। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल ट्रांसलेटेड है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है अपवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा। जबकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपवर्ड पैराबोला, ये सेम पैराबोला, सिर्फ वर्टेक्स चेंज हो रहा है। अब कहां पर चला रहा है, ये y एक्सिस पर एक पॉइंट होगा 0 1, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी अपवर्ड पैराबोला है, सेम पैराबोला, लेकिन ये y एक्सिस पर ट्रांसलेट हो जाएगा ओरिजिन से 2 यूनिट 2 पर, मतलब इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0 2, है ना। सिमिलरली ये जो 4th और 5th है ये भी सेम ही पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन ये दोनों भी क्या होगा, पैरेलल ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन ये कहां ट्रांसलेट होगा, 4th नंबर जो है ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे ट्रांसलेट हो जाएगा और 5th नंबर ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट
नीचे ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। सब के सब सेम पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, बस क्या है इसमें से प्रत्येक जो है एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड हो जाता है, समझे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हियर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने आपको समझा दी कि यहाँ पर सी के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो फैमिली ऑफ कर्व है आपका क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड हो जाएगा, है ना। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग 1 को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने कहा कि जो पहला आपका कर्व है, जो पहला है आपका कर्व वो क्या है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, इस प्रकार से। देखिए ये आपका पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा कर्व जो है मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर, यहां से 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेटेड हो जाएगा और ठीक पैरेलल ट्रांसलेटेड हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी प्रकार से जो तीसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर ट्रांसलेटेड हो जाएगा और सेम ही पैराबोला है, बस ओरिजिन से यहां से देखिए यहां से यहां तक 2 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देख रहे हैं कि यहाँ पर c के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो फैमिली ऑफ कर्व्स आया, इसमें से प्रत्येक कर्व जो है एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड हो जाता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अब फोर्थ पर आइए, तो फोर्थ में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपका सेम पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, बस ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे, है ना, पैरेलल ट्रांसलेटेड हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से, है ना। और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर को देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे ट्रांसलेट हो जाता है पैरेलल और सेम ही पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे की ओर ट्रांसलेट हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रल का, कि जो भी आप कर्व लेते हैं जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं, जो रिजल्ट होता है वो आपका फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है और प्रत्येक कर्व जो है एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड होता है। क्लियर है ना। तो आप समझ गए इंडेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, है ना। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो आपका ज्योमेट्रिकली क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें उसका जो प्रत्येक मेंबर है, मतलब जो प्रत्येक कर्व है एक दूसरे के पैरेलल ट्रांसलेटेड होता है। क्लियर है बच्चा। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, है ना। चलिए अब हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे अभी, है ना। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट इफ, देखिए डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx विल बी इक्वल टू स्मॉल fx, है ना। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ स्मॉल fx dx विल बी इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c। ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल से, यही हमें मिला था ना, जिसमें c को हम बोलते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो कैपिटल fx था ये था आपका एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, यहाँ जो x था वो था आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा dx था इसको हम बोलते थे डिफरेंशियल, यहाँ पर स्मॉल fx है इसको बोलते थे इंटीग्रांड, और ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो इसी फार्मूले के आधार पे अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए
यहां पर हम लोग लिखते हैं पहला। हम जानते हैं क्या डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम ऐसा करें x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये वैल्यू जो मिलेगा आपका कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए यहां पर x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट यूज करके इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना। तो n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x टू दी पावर n। अब ये जो आया ये x टू दी पावर n इसका डेरिवेटिव है ना, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका, इनवर्स प्रोसेस है। सो गाइस यहाँ पर x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c लिखना नहीं छोड़ना है। c की वजह से जो इंटीग्रल है वो इंडेफिनिट होता है ना। बाद में हम लोग c का वैल्यू भी निकालेंगे और ये हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, डेफिनिट इंटीग्रल में, है ना। वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है खत्म हो जाता है और डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, समझे ना। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है ना। लेकिन जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं या कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। चलिए अगला चलते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 के बराबर। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना। या सिंपली इसको ऐसा भी लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ dx ओनली। देखो 1 में dx से गुना करोगे तो dx ही होगा, तो या तो आप इसको ऐसा लिखिए कि 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या फिर 1 में गुना कर दीजिए तो dx ही हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये दोनों हम लोग यूज करते हैं, जो आपको जिसमें आपको सहूलियत हो आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है ना। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे हम लोग तीसरा फॉर्मूला पर आते हैं। और तीसरा फॉर्मूला क्या है बच्चा, देखिए जरा, तीसरा में है डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर n। अगर हम यहां पर माइनस कर दें, है ना, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका डेरिवेटिव होता है आपका n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1, है ना। हमने इस प्रकार से पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1, है ना। इस माइनस को हम यहां पर ला दिया तो हमने डायरेक्टली लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n, तो बचेगा इधर कितना, n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1, है ना। सेम चीज है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर चेंजेस करके लिखेंगे हम, है ना, आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n का वैल्यू होता है n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1। इसका मतलब क्या है, अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको, जो डेरिवेटिव आया उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फंक्शन मिलता है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर n प्लस सी। क्लियर है, क्लियर हुआ ये बात आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है चौथा नंबर कि आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना होता है, 0, है ना। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो 0 होता है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप 0 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और सिर्फ कांस्टेंट लिखना है आपको, है ना। समझ रहे बात को? चलिए आगे है आपका यहाँ पर 5th नंबर में। देखिए 5th नंबर में है, देखिए यहाँ पर पहले समझिए, हम लोग रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो हमें क्या मिलता था बच्चा, 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना। तो इसी को, इस 2 को अगर हम इस तरफ लाएं तो इधर डिवीजन में इधर प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट एक्स। सो गाइज हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स, है ना। और इस 1 बाई रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे
तो कितना मिल जाएगा, 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, 2√x प्लस c। क्लियर है बच्चा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e टू दी पावर x ही होता है ना। इनवर्स कर दीजिए, मतलब e टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से आपको e टू दी पावर x ही मिलेगा जो फंक्शन है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c। नाउ आगे देखिए 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, नहीं 5, 6 और 7 नंबर है, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है a टू दी पावर x का डेरिवेटिव जब आप निकालते थे तो इसका वैल्यू होता था a टू दी पावर x log a, है ना। अगर इस log को यहाँ जो प्रोडक्ट में है इस तरफ ला दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x log a। अगर ऐसा लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a टू दी पावर x के बराबर, क्योंकि यहां से log a इधर आके भाग लग गया, इधर प्रोडक्ट में इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो यहां पर होता था क्या, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a। अब हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, a टू दी पावर x के बराबर। इसका मतलब है कि अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a मिलेगा। सो गाइस इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x log a विल बी इक्वल टू a टू दी पावर x। सो गाइस अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना, a टू दी पावर x बाई log a प्लस c, है ना। तो इस प्रकार से ये 7 हो गया, है ना। यहाँ पर 7 के साथ डिफरेंशिएशन के साथ साथ उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जो भी आप डिफरेंशिएट करके निकालते हैं उसको फिर से जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो सेम फंक्शन आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए इन 7 को पहले लिखे, फिर हम लोग इसमें आगे लिखते हैं। लिखिए 7 को। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, नंबर 8। देखिए 8 नंबर में है आपका, आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e ये होता है आपका 1/x के बराबर। तो यहां पर 1/x को इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, log x टू द बेस e प्लस c, है ना। यहीं पर हम लोग एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, और इसका जो डेरिवेटिव था वो था 1/x log a, यही था ना। तो देखिए इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा log x टू द बेस a। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 9 नंबर में। देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करना जरूरी है। इन दोनों फार्मूला में 8 और 9 में जो डिफरेंस है वह है यहाँ पर x का, यहाँ पर log का बेस e है और यहाँ पर a है ना। तो यहाँ पर log x टू द बेस a का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था 1/x log a, है ना। और इसको जब आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो आपको मिलेगा, देखिए क्या, इंटीग्रल ऑफ 1/x log a विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x टू द बेस a प्लस c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस आपका a हो गया और इस केस में बेस कितना है, e है। तो इस दोनों फॉर्मूला में आपको डिफरेंस रखना होगा, समझे ना, तभी आप इसका एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। तो इसका मतलब है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस c। इसी प्रकार से 11 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x ये होता है माइनस साइन x, होता है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब माइनस को इस तरफ कर देंगे और साइन x को इंटीग्रेट कर देंगे। चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस cos x और प्लस c। क्लियर है।
चलिए अगला 12 नंबर देखिए, डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्लियर है बच्चा? तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x। तो यहाँ हो गया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू tan x और प्लस c। अगला देखिए 13 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ sec x। तो sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू tan x, है ना। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, sec x के बराबर। तो ये हो गया आपका sec x प्लस c। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 13 हो गया। 14 नंबर देखिए, डेरिवेटिव ऑफ cot x। देखिए cot x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चा, ये होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना। तो यहां से माइनस को इस तरफ भेज देंगे और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो गाइस यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। क्लियर है? चलिए 15 नंबर को देखिए, डेरिवेटिव ऑफ cosec x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए यहां से भी माइनस को इस तरफ भेज देंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन। सो गाइस यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x, है ना, और विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस cosec x प्लस c। क्लियर है? तो ये हो गया आपका cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो यहां पर हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया है, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है ना। अब हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, है ना। तो देखिए अगला 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां पर हम लोग 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। तो गाइस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस c। क्लियर है? अब देखिए जरा यहां पर 17 नंबर में आइए। 17 नंबर में है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता था, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़े हैं ना, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस साइन का अंतर होता है। सो गाइस यहां से देखिए, यहां से हम लोग माइनस साइन को इस तरफ कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, या फिर नहीं भी करें तो भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस c। या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स x प्लस c। समझे? लेकिन इसको हम लिख तो सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही इसको हम लिखते हैं और ये फॉर्मूला जैसे ही अपने दिमाग में आता है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लेते हैं साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं है। अगर माइनस है ना, पहले से इंटीग्रांड में और एक्सप्रेशन जस्ट लाइक साइन इनवर्स x वाला है तो आप तब डायरेक्टली आप cos इनवर्स x प्लस c यूज करेंगे। क्लियर है बच्चा? यहाँ जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? चलिए लिखिए, 2 इनवर्स का लिख लिए, अभी 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन बाकी है, लिखिए जरा यहाँ पर। तो गाइस अगला जो है आपका, यहाँ पर आपका हो गया था कितना नंबर, 17 नंबर।
18 नंबर है, 18 नंबर है आपका, देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हैं और ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। और यहां पर फिर से हम लोग 19 नंबर में देखेंगे cot इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो देखिए cot इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है ना। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का अंतर होता है। सो गाइस यहां पर हम लोग लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू कितना, cot इनवर्स x प्लस c। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या पढ़े हैं आप लोग, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x। सो गाइस यहां पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए 21 नंबर आपका है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है -1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, है ना, पता है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। तो गाइस लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस c। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, साथ के साथ उसका डिफरेंशिएशन भी यहां पर मैंने दिखाया, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना। तो यहां समझने में आपको आसानी हुई, डिफरेंशिएशन के मदद से हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला है ना। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब जो हमने पढ़ा एंटी डेरिवेटिव निकालना, है ना, जो डेफिनेशन पर बेस्ड था, और ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ा, और इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसको देख ही लीजिए। उसमें है आपका, देखिए आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज देखिए। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और आपको इंटीग्रेट करना है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और फिर जो भी जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो मतलब लिखते हैं इसको हम लोग k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो तो उसको बाहर निकाल के जो भी इंटीग्रांड बचा उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला है, दूसरा है आपका कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, और इनको इंटीग्रेट करना है तो आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रत्येक फंक्शन के साथ। मतलब इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। तीसरा है आपका, देखिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको वही फंक्शन मिलेगा, समझे ना। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये इसलिए मिलता है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, समझे ना। अगर मान लीजिए कि हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना, तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करें, मतलब ऐसा करें डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देखिए पहले ही उसको डिफरेंशिएट कर दिया और फिर उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमें वही फंक्शन मिलेगा जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, समझे। तो ये आपका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड और फोर्थ।
इसका भी एप्लीकेशन हम लोग डायरेक्टली करेंगे, है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज था, है ना, जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन बनाने में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, है ना। और ये आज का लेक्चर जो भी मैंने पढ़ाया आज के लेक्चर में, इन सबको कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन करेंगे, है ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आज के लेक्चर को कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। कहीं भी अगर किसी प्रकार का डाउट है आप उसका स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को हम शामिल करके और उसे अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो है आपका प्रॉब्लम का लेक्चर, है ना। इस पर जितना भी प्रॉब्लम बन सकता है अभी तक, वो सारे प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों। अभी जितना भी हमने पढ़ाया है इससे आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली बन जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो आप पूरा एक्सरसाइज 7.1 जो है आप बना सकते हैं, है ना। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपसे बनता है बना लीजिए, जो नहीं बनता है उसे आप भेज दीजिएगा। वो डाउट जो है आपका शामिल कर लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, तो इसको उतार लीजिए, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिखिए।